हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले आप लोगों ने कंटिन्यूटी इक्वेशन Q इक्वल टू मतलब दो सेक्शंस पे Q1 इक्वल टू Q2 होगा, ये आप लोगों ने सीखा है। अब आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए और पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होगी 3D में, ये आपको सीखना है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं कार्टेशियन से। यहाँ पर देखिए तीन डायरेक्शंस ली गई हैं। ये डायरेक्शन है x, ये डायरेक्शन है z और ये डायरेक्शन है y। ठीक, अब इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट, मतलब कि x डायरेक्शन में वेलोसिटी के कंपोनेंट को रिप्रेजेंट किया गया है स्मॉल u से, y डायरेक्शन में वेलोसिटी के कंपोनेंट को रिप्रेजेंट किया है स्मॉल v से, और z डायरेक्शन में वेलोसिटी के कंपोनेंट को रिप्रेजेंट किया गया है स्मॉल w से। अब एक छोटा सा देखिए, एक हमने एलिमेंट ले लिया। इस एलिमेंट का डायरेक्शन मतलब डायमेंशन x डायरेक्शन में क्या है, dx है, मतलब ये डायमेंशन dx है, ये डायमेंशन dx है। y डायरेक्शन में dy है, मतलब ये dy है, ये dy है, ये dy है, ये dy है। और z डायरेक्शन में dz है, मतलब ये dz है, ये भी dz है, ये भी dz है और ये भी dz है। तो जो डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, उस डायग्राम को मैंने आपको बताया कि dx, dy और dz x, y और z डायरेक्शन में जो हमने एलिमेंट लिया है उसका डायमेंशन है, और u, v और w ये x, y और z डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट है। जो हमने एक एलिमेंट लिया है वो एक क्यूबिकल शेप का है। अब देखिए, ये जो इसका ये प्लेन बन रहा है, ये इसको हमने नेम दिया है क्या, A B C D। x का जो ये एक प्लेन बन रहा है जिसका एक डायमेंशन dx है और दूसरा डायमेंशन dz है। इसी तरह तो अगर हम ABCD का क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें चाहिए होगा तो वो क्या होगा, dy इंटू dz। इसी तरह EFGH इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें चाहिए होगा तो क्या होगा, वो dy इंटू dz। ठीक है, तो ये x डायरेक्शन में दो फेजेस बन रहे हैं, उन फेजेस का क्रॉस सेक्शनल एरिया आपने निकाल लिया है। अब जो फ्लूइड हम लोग ले रहे हैं, ये जो एलिमेंट हमने लिया है, ये सेक्शन है ABCD एक सेक्शन, EFGH एक सेक्शन। ठीक, तो ये जो लिक्विड है जो इस सेक्शन के अंदर है, मान लेते हैं कि इसकी डेंसिटी कितनी है, रो है इसकी डेंसिटी। अगर डेंसिटी पता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पता है और x डायरेक्शन में वेलोसिटी पता है, तो जो अब देखिए फ्लूइड का डायरेक्शन जो है वो इधर से इधर है, मतलब कि ABCD से वो इंटर कर रहा है और EFGH से वो एग्जिट कर रहा है। तो ABCD में जितना वाटर इंटर कर रहा है उसका मास पर सेकेंड में कितना वाटर इंटर कर रहा है, ये हमें चाहिए। तो देखिए, मास पर सेकेंड, अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें तो वैसे बात डिस्कस हो चुकी है। मास पर टाइम में चाहिए तो मतलब मास इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, मतलब क्रॉस सेक्शनल मल्टीप्लाइड बाय एक h ऐसे। मतलब जैसे देखिए, अगर इसका पूरा का वॉल्यूम आपसे बोला जाए तो क्या होगा, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय ये डायमेंशन, यही तो होगा।
तो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाई एक डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा क्या, रो इंटू ए इंटू एच डिवाइड बाई टी, और एच बाई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। तो मतलब मास ऑफ फ्लूइड पासिंग पर सेकेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू ए इंटू वी, मतलब कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड मल्टीप्लाइड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिएगा, ये फॉर्मूला अब बहुत बार यूज़ होगा। मास पर सेकेंड पासिंग एट अ पर्टिकुलर सेक्शन इज रो इंटू ए इंटू वी। अब अगर हमें ये निकालना है मास ऑफ फ्लूइड पासिंग थ्रू सेक्शन ए बी सी डी पर सेकेंड, तो फिर हमारा फॉर्मूला क्या था, रो इंटू ए इंटू वी था। वी क्या है, वेलोसिटी है, तो रो की जगह तो रो ही रहेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका क्या है, देखिए डी वाई इंटू डी जेड, तो रो इंटू डी वाई इंटू डी जेड इंटू वेलोसिटी। ये क्या है, ये एक्स डायरेक्शन में है ना, इसमें इस डायरेक्शन में वाटर एंटर करेगा तो इसमें वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यू हो जाएगी। मतलब कि मास ऑफ फ्लूइड इंटरिंग द फेज ए बी सी डी पर सेकेंड इक्वल टू रो इंटू यू इंटू डी वाई इंटू डी जेड। जो चीज़ें मैंने बताई देखिए वही चीज़ें ये लिखी हुई हैं। ये देखिए, मास ऑफ फ्लूइड इंटरिंग द फेज ए बी सी डी पर सेकेंड इक्वल टू रो इंटू ए इंटू डी वाई इंटू डी जेड। अब दूसरा एक छोटी सी चीज़ सॉल्व हो गई। अब देखिए, अब हमें क्या चाहिए कि मास ऑफ फ्लूइड लीविंग फेज ई एफ जी एच पर सेकेंड। ये देखिए, अब यहाँ से कितना फ्लूइड निकल रहा है पर सेकेंड, उसका मास कितना होगा ये आपको निकालना है। तो ई एफ जी एच, तो यहाँ पर भी वही होगा, लेकिन देखिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको फिर से ध्यान करनी होंगी। जब आपने प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन का हमने डेरिवेशन कराया था, तो आपको बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ये एक सपोज़ वाटर लेयर ये ले लेते हैं, ये वाटर लेयर है, और ये एक एलिमेंट ले लेते हैं। इसमें इस फेज़ में जो प्रेशर है वो P है, और इस फेज़ में जो प्रेशर है वो क्या हम लोग लेते थे, P प्लस डेल P लेते थे। अब ये जो डेल P होता था उसको हम लोग कैसे निकालते थे कि अगर ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, सपोज़ डेल एक्स है अगर, और ये जो है ये क्या है, ये dp है, सपोज़ ये dx है, ये dp है, ये डिस्टेंस dx है, और चेंज कितना हुआ है, dp चेंज हुआ है। तो ये जो चेंज है प्रेशर में, ये हम लोग कैसे निकालते हैं, डेबर अपॉन डेबर एक्स इंटू dx। ठीक, तो ये हम लोग क्या करते थे कि इसमें कितना चेंज हो रहा है इस डायरेक्शन में, यानी डेबर P अपॉन डेबर एक्स मल्टीप्लाइड बाई ये डिस्टेंस। ये चीज़ें हमने बहुत अच्छे से डिस्कस की थी। अब देखिए, ये जो है डेबर P अपॉन डेबर एक्स जो आपको सामने दिखा, ये क्या है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन है। इसमें करेस्पॉन्डिंग डायमेंशन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कितना चेंज हुआ वो मिल जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि ये आप कभी मत भूलिएगा, ये चीज़ें अभी आपके फ्लूइड मैकेनिक्स में कम से कम 25 बार यूज़ होंगी। ठीक है, तो ये वही है, रेट ऑफ चेंज इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन मल्टीप्लाइड बाई कितनी डिस्टेंस के बाद हुआ है। सपोज इतनी डिस्टेंस के बाद ये सपोज ये डायरेक्शन जो है वो dx डैश हो जाती, तो यहाँ पर अगर चेंज निकालना होता तो dx डैश से मल्टीप्लाई करते। ठीक, तो वही चीज़ें यहाँ पर हैं कि अब आपको क्या करना है, पहले
सपोज़ ये जो मास है, मास पर सेकेंड को सपोज़ आप स्मॉल m डैश से रिप्रेजेंट कर दीजिए कि इधर कितना, इधर से कितना पास हुआ, स्मॉल m डैश पास हो रहा था। अब यहाँ से जब बाहर निकला तब क्या होगा, स्मॉल m डैश प्लस कुछ डिफरेंस होगा, कुछ या तो ज़्यादा होगा या तो कम होगा, तो हम इसको डेल m डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर डेल m डैश की वैल्यू पॉजिटिव आती है, इट मीन्स कि जो चेंज हुआ है वो इंक्रीज़ में हुआ है, मतलब यहाँ से जितना वाटर इंटर कर रहा था अब यहाँ पर उससे ज़्यादा वाटर एग्जिट कर रहा है। हो सकता है यहाँ से वाटर ऐड हो गया हो, ठीक है, इसलिए। या फिर अगर डेल m डैश का जो वैल्यू है वो निगेटिव आता है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से वाटर ज़्यादा एंट्री हुआ लेकिन यहाँ पर उससे कम आगे गया, तो मतलब यहाँ से ऐसे नीचे चला गया, ठीक है। तो यानी डेल m मतलब कि ये जो डेल m है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। इस चीज़ से कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि यहाँ अगर हमने पॉजिटिव ले लिया तो मतलब हमने इसको इंक्रीज़ ही मान लिया, ऐसा कुछ नहीं है। डेल m की वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव हो सकती है, उस बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि इंक्रीज़ हुआ है मास में या डिक्रीज़ हुआ है, ठीक। तो देखिए अब यहाँ से सपोज़ ये जो एंट्री हो रहा है वो क्या हो रहा है, m1 मास एंट्री हो रहा है। अब यहाँ से जो मास एग्जिट हो रहा है वो क्या हो जाएगा, m1 प्लस dm1, मतलब इसमें चेंज। अब ये जो dm1 है इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या होगा, मास रेट में चेंज उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब कि डेबर m1 डिवाइड बाई डेबर x डायरेक्शन में जो मास में जो चेंज हुआ उसका रेट मल्टीप्लाइड बाई इतनी डिस्टेंस के बाद निकालना है ना, तो dx, ठीक है। मतलब कि जो मास है उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मल्टीप्लाइड बाई ये पूरी डिस्टेंस यानी dx, यही चीज़ बोली गई है। तो देखिए यहाँ पर ये जो m डैश की जो वैल्यू है वो देखिए वो क्या है, ये है रो इंटू ए इंटू डी वाई इंटू डी जेड। तो m डैश तो एज इट इज़ रहेगा प्लस इसी m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मल्टीप्लाइड बाई dx। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, मास ऑफ फ्लूइड लीविंग द फेज EFGH पर सेकेंड, ठीक। अब हमें क्या पता है कि ABCD से कितना मास एंट्री हो रहा है और EFGH से कितना मास एग्जिट हो रहा है। तो हम x डायरेक्शन में मास में चेंज निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे चेंज कैसे निकालेंगे, ये जितना वाटर एंट्री हुआ है माइनस ये जितना एग्जिट हुआ है। तो अगर दिस माइनस दिस पॉजिटिव आता है, इट मीन्स हमें क्या हुआ है, जो चेंज हुआ है वो क्या है, लॉस में हुआ है, और अगर माइनस में आता है तो मतलब गेन हुआ है, ठीक है। अभी तो वैल्यूज़ तो है नहीं अभी हमारे पास, तो हम लोग गेन या लॉस नहीं बता सकते हैं कि क्या हुआ है, तो अभी हम जस्ट चेंज की बात बोलेंगे, ठीक है। तो अगर हम x डायरेक्शन में चेंज की बात बोलते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ABCD से जितना मास एंट्री हुआ माइनस EFGH से जितना मास एग्जिट हुआ, मतलब दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू। तो देखिए इसको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये ABCD से कितना एंट्री हुआ और ये EFGH से कितना एग्जिट हुआ। तो देखिए ये और ये बिल्कुल सेम है, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ इतना पार्ट। अब इसमें देखिए ये जो dy इंटू dz है, dy इंटू dz जो है ये देखिए वो क्या है, फेज का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये देखिए dy इंटू dz, ये हमने क्या माना हुआ है, ये हमने फिक्स माना हुआ है, ये हमने वेरिएबल नहीं लिया हुआ है इस पर्टिकुलर अभी जो काम कर रहे हैं उसके लिए, चूँकि हमने बाउंड्रीज डिसाइड कर दी हैं, हमने डायमेंशंस डिसाइड कर दी हैं, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है इससे क्या हो जाएगा, ये इससे क्या हो जाएगा, इतना पार्ट कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। तो बाहर क्या बचा, dx इंटू dy इंटू dz, ये dx ये वाला बचा और dy dz ये वाला बचा। जो
अंदर बचा पार्शियल डेरिवेटिव के जो अंदर बचा वो क्या बचा, रो इंटू यू बचा। ठीक है, तो ये जो काम हमने किया है, ये काम हमने किसके लिए किया है, हमने एक्स डायरेक्शन के लिए किया है। सेम यही काम अगर हम वाई डायरेक्शन के लिए करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जब हम लोग सेम यही काम हम लोग वाई डायरेक्शन के लिए करेंगे ये जो हमने काम किया ये हमने एक्स डायरेक्शन के लिए किया है। जब यही काम हम लोग वाई डायरेक्शन के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए क्या चेंज हो जाएगा, डी एक्स डी वाई डी जेड की जगह तो कोई चेंज नहीं होगा, एक्स डायरेक्शन की जगह क्या हो जाएगा, वाई डायरेक्शन हो जाएगा, और वेलोसिटी का कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन मतलब यू की जगह वेलोसिटी का कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन मतलब वी हो जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वी होगा। ठीक है, तो अगर हम वाई डायरेक्शन में नेट चेंज अब निकाल रहे हैं मास पर सेकेंड में, तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वी होगा। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव रो इंटू वी विद रिस्पेक्ट टू वाई मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स डी वाई डी जेड माइनस लगा हुआ है साथ में। सेम इसी तरह अगर हम z डायरेक्शन के लिए करेंगे तो देखिए डी एक्स डी वाई डी जेड एज इट इज़ रहेगा, ये x डायरेक्शन की जगह z डायरेक्शन रहेगी और इस u की जगह क्या रहेगा, स्मॉल w रहेगा। ठीक है, वेलोसिटी का कंपोनेंट इन x डायरेक्शन की जगह वेलोसिटी का कंपोनेंट इन z डायरेक्शन होगा। तो फिर ये एक्स वाई जेड डायरेक्शन में जितना चेंज हुआ है वो आपने निकाल लिया। ये जो आपने चेंज निकाला ये आपने किसकी वजह से निकाला कि जब ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सही करिए, यहाँ पर v होगा, यहाँ पर w होगा, यहाँ पर v होगा और यहाँ पर क्या होगा, w होगा। इसमें क्या हुआ, एक्स टोटल मास कितना हुआ, तो एक्स डायरेक्शन में जो चेंज हुआ है, वाई डायरेक्शन में जो चेंज हुआ है और जेड डायरेक्शन में जो चेंज हुआ है उन सब को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब सभी क्या है, सब में निगेटिव साइन ऑलरेडी लगा हुआ है, तो क्या होगा, इसका निगेटिव साइन हमने कॉमन ले लिया और डी एक्स डी वाई डी जेड तीनों में है, डी एक्स डी वाई डी जेड यहाँ पर कॉमन ले लिया। तो मतलब ये जो हमने मास में चेंज निकाला है ये किसकी वजह से निकाला है, ये देखिए ए बी सी डी से ई एफ जी एच मतलब कि लोकेशन चेंज होने की वजह से निकाला है, मतलब कि स्पेस में चेंज होने की वजह से मास में जो चेंज हुआ टोटल वो ये हुआ, ये हमने निकाल लिया है। अब देखिए चूँकि स्पेस में चेंज होने के साथ मास में चेंज जो है टोटल, देखिए मास ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही क्या किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो अगर एक जगह से दूसरी जगह पर अगर हम मास पर सेकेंड का मतलब चेंज ले रहे हैं तो सीधी बात है, जो आपको पता है कि जो चेंज होता है किसी भी वेलोसिटी में, कि जो चेंज होता है वो दो पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, एक्स वाई जेड और टी, मतलब कि स्पेस पे डिपेंड करता है और टाइम पे डिपेंड करता है। तो देखिए स्पेस में जो चेंज है, चूँकि देखिए मास क्या है, मास इक्वल टू रो इंटू ए इंटू वी है। ठीक है, तो मतलब मास में जो चेंज होगा पर सेकेंड वो तीन चीज़ों के चेंज पर डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, डेंसिटी और वेलोसिटी। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ अगर वेलोसिटी के इफेक्ट को कंसीडर करें कि अगर वेलोसिटी में चेंज होगा तो मास पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा, तो वेलोसिटी का चेंज जो होता है वो स्पेस और टाइम पे डिपेंड करता है। तो स्पेस की वजह से, स्पेस में चेंज होने की वजह से जो चेंज होगा मास में वो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है। तो अब हमें जो चेंज निकालना है, मास पर सेकेंड में चेंज निकालना है टाइम में चेंज होने की वजह से। तो मास पर सेकेंड का चेंज निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, मास कितना होगा टोटल। तो देखिए ये डायग्राम, ये देखिए ये डायग्राम आपको पता है, इस डायग्राम का आपको क्या चाहिए, आपको सिर्फ टोटल क्या चाहिए, मास चाहिए। अब अगर अभी आपको मास चाहिए टोटल,
तो मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। तो अब देखिए वॉल्यूम क्या होगा, dx dy और dz। तो dx dy और dz ये इसका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो ये पूरा हो गया मास। अब इसका रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें निकालना है। तो कुछ नहीं करना होता, बस इसी मास का हमें क्या कर देना होता है, पार्शियल डेरिवेटिव कर देना होता है। तो हमें मास में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें मिल जाएगा। तो देखिए पहले स्टेप में आपने क्या किया कि स्पेस में चेंज होने की वजह से मास में कितना चेंज हुआ ये निकाला। फिर दूसरे स्टेप में आपने टाइम में चेंज होने की वजह से कितना चेंज हुआ ये निकाला। अब आप क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे, क्योंकि देखिए मास ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मतलब कि अगर स्पेस में चेंज होने की वजह से जो चेंज हो रहा है मास में, वो किसके बराबर होगा, वो टाइम में चेंज होने के बराबर होगा। या ऐसे बोले कि दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो वो ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि मास क्रिएट नहीं किया जा सकता और ना ही मास डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अब देखिए दोनों साइड dx dy dz दोनों साइड है, क्योंकि देखिए यहाँ से भी जब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव इस पूरे का करेंगे तो ये dx dy dz क्या है, वॉल्यूम है एलिमेंट का, और वो क्या है, कांस्टेंट है। तो वो इस पार्शियल डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा और बचेगा क्या, रो डेबर रो बाई डेबर टी बचेगा। ठीक है, तो dx dy dz दोनों साइड है और ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ये पूरा एलिमेंट और इक्वल टू डेबर रो बाई डेबर टी। सभी टर्म्स को एक साइड कर लेंगे तो देखिए ये सब क्या है, इधर माइनस में है, इसको इधर भेजेंगे सबको तो ये सब पॉजिटिव हो जाएंगे। तो मतलब ये जो आपके सामने इक्वेशन दिख रही है ना, ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है आपको बिल्कुल याद कर लेनी है। ये इक्वेशन है कंटिन्यूटी इक्वेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए, 3D के लिए। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है ये एकदम जनरल फॉर्म का इक्वेशन है। इसमें हमने कहीं भी नहीं बोला कि हमने फ्लूइड को कंप्रेसिबल माना है कि इनकम्प्रेसिबल माना है, या स्टडी माना है या अनस्टडी माना है, या यूनिफॉर्म माना है कि नॉन यूनिफॉर्म माना है, ऐसा हमने कहीं कुछ नहीं बोला। मतलब कि ये जो इक्वेशन डिराइव होकर आया है ये इक्वेशन एक जनरल इक्वेशन है और सभी तरीके के फ्लूइड के लिए वैलिड है, चाहे वो स्टडी अनस्टडी हो, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म हो, और कंप्रेसिबल या फिर इनकम्प्रेसिबल हो। अब अगर हम कुछ पर्टिकुलर केसेस के लिए इसी को मॉडिफाई करेंगे तो वो और थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, तो वो हम लोग अप्लाई करते हैं। लेकिन जनरल फॉर्म जो है यही है, इसको आपको बिल्कुल याद करना है। ठीक है, तो अब अगर हम इसी इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करें और हम ये चाहते हैं कि स्टडी फ्लो के लिए इस इक्वेशन को मॉडिफाई करें, तो आपको पता है स्टडी फ्लो एक ऐसा फ्लो होता है जिसमें एक ही जगह पर हम खड़े हो जाते हैं और टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज देखते हैं तो हमें ज़ीरो मिलता है। मतलब कि वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू ज़ीरो, या किसी भी फ्लो प्रॉपर्टी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू ज़ीरो। तो डेंसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ये वाला टर्म जो है वो अब क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा जब हम लोग सिर्फ स्टडी फ्लो के लिए निकालना चाहते हैं। तो जो हमारा इक्वेशन बनेगा स्टडी फ्लो के लिए वो देखिए 3D में कंटिन्यूटी इक्वेशन ये हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसको हम और मॉडिफाई करें इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए, मतलब कि एक फ्लूइड है जो कि स्टडी भी है और इनकम्प्रेसिबल भी है, तब ये इक्वेशन और मॉडिफाई हो जाएगा। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का जो रिक्वायरमेंट होता है वो क्या होता है कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जब डेंसिटी कांस्टेंट है तो एक्स डायरेक्शन से ये जो डेंसिटी का टर्म है ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव से, और v मतलब y डायरेक्शन में भी डेंसिटी कांस्टेंट है तो रो बाहर आ जाएगा, z डायरेक्शन में भी डेंसिटी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो ये सब क्या हो जाएगा, देखिए बाहर आ गए। फिर रो कॉमन लेंगे और क्या कर देंगे, दोनों साइड रो से डिवाइड कर देंगे, दोनों एक्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में
तो जो हमारे पास बचेगा वो ये बचेगा, मतलब कि अगर फ्लूइड स्टडी एंड इनकम्प्रेसिबल है तो 3D में उसका कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बनेगा, ये बनेगा डेबर रो अपॉन डेबर एक्स प्लस डेबर वाई अपॉन डेबर वी अपॉन डेबर वाई प्लस डेबर डब्ल्यू अपॉन डेबर जेड इक्वल टू 0। ये 3D के लिए है। तो अगर एक ऐसा फ्लूइड है जो कि स्टडी है और इनकम्प्रेसिबल है और 2D में हम लेना चाहते हैं, तो जब 2D में है तो मतलब z डायरेक्शन वाला जो टर्म है वो हो जाएगा 0, मतलब उस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट भी हो जाएगा 0, मतलब w हो जाएगा 0। तो बचेगा क्या, सिर्फ ये दोनों टर्म इक्वल टू 0 बचेगा। तो 2D में स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का कंटिन्यूटी इक्वेशन ये होगा, 3D में स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का जो इक्वेशन होगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन ये होगा। सिर्फ स्टडी फ्लो का 3D में जो कंटिन्यूटी इक्वेशन होगा वो ये होगा। और जनरल फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन डजेंट मैटर, स्टडी है अनस्टडी है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल, ये कोई मैटर नहीं करता। जनरल फॉर्म अगर है तो वो जो होगा, आपको ये वाला फॉर्म याद कर लेना है। बाकी सभी कंडीशंस आप लगाते हुए आप मतलब इस इक्वेशन को और छोटा बना सकते हैं। तो ये आपने सीखा कंटिन्यूटी इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब आप लोग सीखेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। थैंक यू क्लास।